जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। तो इस टॉपिक को हमने किस तरह से आगे फॉरवर्ड करना है कि सबसे पहले तो कीप इन माइंड कि आपने देखना है कि इस टॉपिक का जो थीम है ना वो 5 स्टेप्स में है। 5 स्टेप में इस तरह के सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनिशन करनी है। डेफिनिशन के बाद आपने एक्सप्लेनेशन पे आना है और एक्सप्लेनेशन में आपने 4 पॉइंट्स को हर सूरत में कवर करना है। यानी ये 4 पॉइंट्स जो है ना ये टॉपिक की जान है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपने सबसे पहले इस टॉपिक का जो थीम है उसमें डेफिनेशन को कवर करना है। डेफिनेशन को कवर करने के बाद आपने एक्सप्लेनेशन पे आना है और एक्सप्लेनेशन में 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं उन्हें आपने हर सूरत में जो है वो इंक्लूड करना है या डिस्क्राइब करना है। और पहला स्टेप जो होगा एक्सप्लेनेशन में याद रखें उसे हमने कहना है कि लो फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी, एट लो फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी। देन आपने करना है एट हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी। 2 पॉइंट हो गए एक्सप्लेनेशन में, मैंने 4 कहे हैं। पहला एट लो फ्रीक्वेंसी, देन एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी और थर्ड पॉइंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। थर्ड एट रेजोनेंस, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और लास्ट वन जो है वो आपने प्रॉपर्टीज इसकी इस सर्किट की जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इसकी आपने प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। देन जाके ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट होगा। तो नहीं जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट की डेफिनेशन क्या है। देखिए सीरीज रेजोनेंस सर्किट या सीरीज पैरेलल सर्किट हो, इसमें हम 3 कंपोनेंट यूज करते हैं, एक आर को, एक एल को, एक सी को। मतलब एक रजिस्टर को, एक इंडक्टर को, एक कैपेसिटर को। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। अब रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाएं तो उसे कहते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। जो कि ये देखिए ये सर्किट आपके सामने शो हो रहा है कि इसमें एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर, एक कॉइल है और एक कैपेसिटर है। तीनों को हमने क्या किया है, एसी सप्लाई के सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, आर एल सी सीरीज सर्किट। यानी आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एन एसी सर्किट इन विच रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन एसी सप्लाई इज कॉल्ड आरएलसी सीरीज सर्किट। उसे नाम क्या देते हैं, आरएलसी सीरीज सर्किट। और इसका सेकंड नेम जो कि आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि आरएलसी सीरीज सर्किट का सेकंड नेम क्या है, एक्सेप्टर सर्किट भी इसे कहते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। इसी तरह अगर आरएलसी पैरेलल सर्किट होगा तो उसे रिजेक्टर सर्किट कहते हैं, इसे एक्सेप्टर सर्किट और उसको रिजेक्टर सर्किट। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने माइंड में रखना है कि आरएलसी सीरीज सर्किट का जो सेकंड नेम है वो एक्सेप्टर सर्किट है। लेकिन ये हमारा फर्स्ट टारगेट तो कंप्लीट हो गया। अब थीम में जो नेक्स्ट वन है वो हमारा एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में आपने इसी सर्किट को जो है इसको डिफाइन करना है पहले। ये देखिए कि consider a RLC series circuit with which an alternating voltage source is applied whose frequency could be varied। कि ये देखिए एक RLC सीरीज सर्किट है जिसको आप ये AC वोल्टेज जो है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी कर रही है। क्लियर, फ्रीक्वेंसी इसकी कांस्टेंट नहीं है बल्कि इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसमें वेरिएशंस आ रही हैं, वो चेंज हो रही है। क्लियर। इम्पीडेंस सर्किट डायग्राम इज शोन इन फिगर बी। इम्पीडेंस सर्किट डायग्राम में ये 3 चीजें आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि आर जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर है, इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है। इसी तरह एक्सएल जो है एक्सएल, ये देखें एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगी और इसकी क्या होगी, एक्सी होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। क्लियर, कि आपने इसमें बताया कि एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आपने सर्किट को एक्सप्लेन करना है। आर एल सी तीनों को सीरीज में आपने सर्किट में अटैच किया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या करिए, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस आ रही हैं। क्लियर, और देन आपने एक एक पे बात कर देनी है कि आर क्या है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर है, एल इंडक्टेंस होती है, बट अगर एक्सएल की बात करेंगे तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इंडक्टर की, और इसी तरह सी कैपेसिटेंस है, लेकिन अगर एक्स सी की बात करेंगे तो वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर होगी। क्लियर। अच्छा, ये तो हमारे एक्सप्लेनेशन में हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। मैंने आपको बताया था कि हमने फोर स्टेप को कंप्लीट करना है एक्सप्लेनेशन में। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारा था एट लो फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी, एट लो फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी। और वैसे भी हमें पता है कि डीसी के अंदर तो फ्रिक्वेंसी होती ही नहीं है। तो एट लो फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी की अगर फ्रिक्वेंसी लो हो तो देन ये सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सएल का रिलेशन क्या होता है। एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल होती है 2 पाई एफ एल के, 2 पाई एफ एल, और एक्स सी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये इक्वल होती है 1/2 पाई एफ सी के, 1/2 पाई एफ सी। अब यहाँ पे देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट यहाँ पे देखें ना तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे
तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। बट इन द केस ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ पर उल्ट रिलेशन है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब आप फर्स्ट हेडिंग पे आइए, देखें एट लो फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी लो हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो आपने इन दोनों का बताना है। देखिए क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी ये देखें ना, फ्रीक्वेंसी लो हो रही है, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो आपने इसमें यही बताना है कि एट लो फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एसी सप्लाई। बट इन द केस ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, frequency is inversely proportional to the capacitive reactance, and when frequency is low then capacitive reactance is automatically high। ये फ्रीक्वेंसी जो है जब यहाँ पर लो हो जाएगी, देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिक्रीज करेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इट मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा हो रही है हमारी इस हेडिंग के अंदर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो ग्रेटर है किससे, इंडक्टिव रिएक्टेंस से, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है, फ्रीक्वेंसी लो है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी लो। तो ये देखें XC फ्रीक्वेंसी हमारे पास लो है, फ्रीक्वेंसी लो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास क्या होनी है, ग्रेटर होनी है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैंने कहा ग्रेटर, और ये चीज ये कीप इन माइंड, दोनों को चीजों को माइंड में रखें कि यहाँ पर ये सारी स्टेटमेंट यही लिखी हुई है कि XL का रिलेशन जो होता है वो ओमेगा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओमेगा मीन 2πf, XL फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ये रिलेशन 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू 2πf, तो यही बन गया। सो द कैपेसिटेंस डोमिनेट्स एट लो फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटेंस डोमिनेट यानी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम हो रही है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो रही है तो हम कहते हैं कि हमारा जो सर्किट है, ये जो हमारा सर्किट इस वक्त है कि जिसमें कीप इन माइंड फ्रीक्वेंसी लो है, तो हमने कहा इंडक्टिव रिएक्टेंस तो लो हो गई, ये चीज लो हो गई। ये चीज अगर लो हो गई है तो बाकी कौन से कंपोनेंट बचे, आर और सी। तो हमारा सर्किट बिहेव करता है आर सी सीरीज सर्किट के तौर पे। कीप इन माइंड हमारा सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, ये देखें, and the circuit behaves like a RC series circuit, जिसमें इस वक्त क्या है, XC ग्रेटर देन है XL से। यहाँ पे मिस्टेक है एक, यहाँ पे L होना है, यहाँ पे C होना है। क्लियर कि XC जो है वो ग्रेटर है, क्योंकि देखिए ना फ्रीक्वेंसी लो है तो XC क्या है, ग्रेटर है। तो इधर फ्रीक्वेंसी लो है तो XL स्मॉलर है, तो XC ग्रेटर देन है XL से। क्लियर। और हमारा सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है, RC सीरीज सर्किट, ये आपके एक MCQ भी आया हुआ होता है। तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो ये चीज स्मॉल हो जाएगी, इसको आपने इग्नोर कर देना। अगर इसे इग्नोर कर दें तो पीछे वो दो बच जाएंगे, रेजिस्टर और कैपेसिटर। तो आपका सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, आरसी सीरीज सर्किट के तौर पे। ये तो हमारा हो गया एट लो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, तो वो इसके इनवर्स होगा। देखिए एट हाई फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एक्सएल हाई हो जाएगी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एक्ससी लो हो जाएगी। अगर एक्स जो चीज लो हो रही है उसे इग्नोर कर दें। देखिए एक्ससी लो हो रही है, इट मींस कैपेसिटर को आप सर्किट से एक किस्म के माइंड में इग्नोर कर दें, कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, तो पीछे क्या बच जाएगा, आर और एल बच जाएगा। देखिए ना यहाँ पे मैं अगेन कि फ्रीक्वेंसी हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो हो जाएगी। जो चीज लो है मैंने कहा उसे माइंड से इग्नोर कर दें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो निकल गई, पीछे कौन से कंपोनेंट बच गए, आर और एल। इट मींस आपका सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, आर एल सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। ये देखिए एंड द सर्किट बिहेव्स लाइक अ आर एल सीरीज सर्किट। क्लियर कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है तो एक्ससी लो है, और फ्रीक्वेंसी इधर हाई है तो एक्सएल हाई है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ओके लिखी हुई है कि XC लेस देन XL, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई की तो XC तो लेस हो गया। XC लेस देन XL, या अगर इसे रिवर्स आप रीड करें तो XL ग्रेटर देन XC। तो एट हाई फ्रीक्वेंसी में आपने बताना है कि कौन सा सर्किट डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे आर एल सीरीज सर्किट डोमिनेट कर रहा है, बट इन द केस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी वहां पे आपने देखा कि आरसी सर्किट जो था वो डोमिनेट कर रहा था। और थर्ड वन जो है वो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, रेजोनेंस कंडीशन, ये एक नई टर्म आ गई है, रेजोनेंस, जिससे आपका पहले वास्ता नहीं होता। रेजोनेंस का मतलब होता है दो चीजों का इक्वल हो जाना, और यहाँ पर दो चीजें वो कौन सी हैं, दो फ्रीक्वेंसीज का इक्वल हो जाना। क्लियर, दो फ्रीक्वेंसीज का इक्वल हो जाना। तो यहाँ पर हम कहते हैं या दो फ्रीक्वेंसीज को कह दें, या आप कह दें दो रिएक्टेंस का, दो रिएक्टेंस कौन कौन सी है यहाँ पे, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हम यहाँ पर यही कहते हैं, ये देखें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस कंडीशन उस वक्त होती है, ये देखें कि जब XL इक्वल हो XC के, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, तो देन जो फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है उसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर, ये देखें इन बिटवीन दीज फ्रीक्वेंसीज देयर विल बी अ फ्रीक्वेंसी at which inductive reactance and capacitive reactance becomes equal and opposite।
कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर XL और XC इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए बट डायरेक्शन अपोजिट हो। देखें XL अपवर्ड है लेकिन XC किधर है, डाउनवर्ड है। दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर ये कंडीशन डिफाइन होगी उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम क्या देंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। ये देखें XL इक्वल हो गया XC। अब हमें पता है XL इक्वल होता है ओमेगा L की, ओमेगा L, और ये साथ R सबस्क्रिप्ट में R मेंशन है। R का मतलब है रेजोनेंस, ओमेगा R यानी रेजोनेंस ये डिफाइन हो रहा है। इधर भी ओमेगा के साथ R है, ये भी रेजोनेंस इसका मतलब। तो अब ये ओमेगा आर इधर आएगा तो ओमेगा आर स्क्वायर बन जाएगा, और ये एल जो है इसे डिनोमिनेटर में इधर शिफ्ट कर दें तो 1 बाय एल सी बन गया। तो यहाँ से ओमेगा आर निकालने तो 1 बाय एल सी स्क्वायर रूट आ गया। अब ओमेगा का हमें पता है ओमेगा इक्वल किसके होता है, 2 पाई एफ के। तो ओमेगा की वैल्यू पुट करें 2 पाई एफ, और एफ के साथ ये सबस्क्रिप्ट में फिर आर आया। मीनिंग क्या है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एफ आर मीन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो 1 बाय एल सी, और 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी 1 बाय 2 पाई एल सी स्क्वायर रूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी ये यूज होगा कि रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन है। सीरीज, क्योंकि हमने सीरीज सर्किट को स्टडी कर रहे हैं, आर एल सी सीरीज सर्किट। तो आर एल सी सीरीज सर्किट में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती क्या है कि वो फ्रीक्वेंसी, the frequency at which inductive reactance and capacitive reactance both are equal in magnitude but opposite in direction, that frequency is called resonance frequency. Clear? तो लेंगे, मैंने आपको टॉपिक का थीम बताया था कि फर्स्ट वन पे आपने डेफिनेशन को कवर करना है, देन एक्सप्लेनेशन में आपने 4 स्टेप्स को कवर करना है। 4 स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या था, एट लो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, सेकंड एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, और थर्ड एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर? और फोर्थ जो है, अब वो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है इस सर्किट की, सीरीज रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है। तो लें जी, सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, 1 बाय 2 पाई एल सी स्क्वायर रूट। ये अपने माइंड में रखना है कि ये अभी हमने ड्राइव किया है। किस तरह से ड्राइव किया है कि दो रिएक्टेंस को इक्वल करके, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को इक्वल करके, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये देखें, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज एट, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव। इसके क्या मीनिंग है, इसके लिए मैं आपको इस रिलेशन से समझाता हूँ। देखें, आरएलसी सीरीज सर्किट का ये एक फार्मूला होता है इंपीडेंस निकालने का। इंपीडेंस जी, इंपीडेंस होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। अच्छा, अब ये रेजोनेंस पे देखें, रेजोनेंस पे तो एक्सएल एक्ससी के इक्वल है, एक्सएल जो है वो एक्ससी की क्या है, इक्वल है। तो आप क्या कर दें, आप एक्ससी की जगह एक्सएल लिख दें या एक्सएल की जगह एक्ससी लिख दें, तो ये जो टर्म है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। यानी एक्सएल माइनस, अगर एक्ससी की जगह एक्सएल लिखते हैं तो एक्सएल माइनस एक्सएल, तो वो ये टर्म जीरो हो जाएगी। और पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर स्क्वायर रूट, और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो जी इक्वल हो जाएगा आर के। जी इक्वल हो जाएगा किसके, आर के। मीन ये वाली चीज आ जाएगी, ये वाली। देखिए ना, एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ये कैंसिल कर देंगे। पीछे आपका सर्किट क्या बचेगा, आर। अगर आपके एमसीक्यूज में ये पूछा जाए कि रेजोनेंस कंडीशन पर सर्किट कैसे बिहेव करता है, तो रेजोनेंस कंडीशन पर सर्किट जो होता है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है, प्योर रेजिस्टिव। क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ये एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो सर्किट जो बच जाता है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट ये बच जाता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखें तो इंपीडेंस इक्वल हो जाएगी रेजिस्टेंस के, Z इक्वल हो गया R के। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव, वो जस्ट रेजिस्टिव होगा। और रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमें पता है करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, उनके दरमियान एंगल नहीं होता, सो द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट में दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जो होती हैं वो इन फेज होती हैं। तो पावर फैक्टर कितना होगा, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, 1, क्योंकि cos थीटा, और थीटा में पता है करंट और वोल्टेज के बिटवीन थीटा जो एंगल 0 होता है, तो cos 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर? अच्छा, थर्ड पॉइंट है प्रॉपर्टीज में कि इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ देखिए, ये फ्रीक्वेंसीज वर्सेस करंट के बिटवीन है। फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे है और करंट जो है ये वाई एक्सिस पे है। अब ये जो इस ग्राफ की यहाँ से देखें कि जब यहाँ से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी तो करंट भी इंक्रीज हो रहा था। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया। फिर अपनी ये पीक वैल्यू पे आ गया, सैचुरेशन वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू इसने अचीव कर ली। और मैक्सिमम वैल्यू ये जो है इसे कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये एफ आर है, एफ आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो, फ्रीक्वेंसी तो आगे इंक्रीज हो रही है बट करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन करंट जो है वो क्या, देखिए ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के बाद करंट जो है वो इनवर्स रिलेशन आ गया, करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है।
तो यहाँ पे देखिए इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस क्या होती है, मिनिमम होती है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस क्या होती है, मिनिमम होती है। देखिए ना, एक्चुअली वो इस वजह से कि करंट जो होता है ना, I इज इक्वल टू V बाय Z होता है। I इज इक्वल टू V बाय Z या V बाय R कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे Z R के इक्वल है। इस वजह से यहाँ पे देखें I इज इक्वल टू V बाय R या V बाय Z, बिकॉज Z इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया कि इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी। इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम हो गई है। वो मिनिमम कैसे हुई है कि बिकॉज इन दो का इफेक्ट तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, एक्सएल और एक्सी का। इस वजह से हम कहते हैं कि इम्पीडेंस जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या हो जाती है, वो मिनिमम हो जाती है, उससे पहले और उसके बाद में नहीं। बट रेजोनेंस पर ये चीज इक्वल हो जाती है, एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर देती है और जी आर की इक्वल हो जाता है। इस वजह से इम्पीडेंस क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। और दोस्तों ने ये बता दिया कि जी इक्वल हो गया किसके, आर के। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसकी कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स वोल्टेज मीन सप्लाई वोल्टेज, जो आपने सर्किट को एसी वोल्टेज प्रोवाइड की है, कि सोर्स वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है, अगर उसे हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करें, वो कांस्टेंट हो, एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स वोल्टेज इज कांस्टेंट, देन द करंट इज मैक्सिमम एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होता है। ये देखना, I इज इक्वल वी बाय आर, V बाय आर, आर कम है तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम है। ये देखिए, ये ग्राफ को मैंने एक्सप्लेन किया है पहले कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या है, मैक्सिमम है, लेकिन इंपीडेंस क्या है, वो मिनिमम है। ये दो चीजें आपने माइंड में रखनी है कि द करंट इज अ मैक्सिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड दिस वैल्यू इज I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय आर। V नॉट जो है ये आपकी क्या है, कि एम्पलीट्यूड है सोर्स वोल्टेज का। क्लियर? द वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी इज शोन इन फिगर। उसकी जो वेरिएशंस आ रही हैं करंट की फ्रीक्वेंसी के साथ, वो इस फिगर में शो करवाई गई। और मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जब फ्रीक्वेंसी शुरू में तो इंक्रीज हो रही है और करंट भी इंक्रीज हो रहा है, बट पीक ऑब्टेन करने के बाद फ्रीक्वेंसी आगे इंक्रीज हो रही है, लेकिन करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लास्ट प्रॉपर्टी जो है कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी तो इंडक्टर वोल्टेज जो है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये मच लार्जर देन होते हैं सोर्स वोल्टेज से, मे बी मच लार्जर देन। इसका मतलब क्या है कि सोर्स वोल्टेज से जो ड्रॉप हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है रजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस। इन माइंड कि यहाँ पे बात हो रही है इंडक्टर कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा VL, क्लियर, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा VC। V यहाँ पे हम बात कर रहे हैं VL की और VC की, यानी इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो सम टाइम मे बी मच लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज, वो इससे ग्रेटर होगा। इसका ड्रॉप और इसका ड्रॉप सम टाइम इससे ग्रेटर होगा। ये बात हो रही है एट एनी इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एक खास लम्हे पर ये ड्रॉप जो है फॉर द, आप कह सकते हैं कि फॉर द स्मॉल टाइम के लिए मे बी ये सप्लाई वोल्टेज, ये सोर्स वोल्टेज से ग्रेटर हो सकता है, बट ओवरऑल ये ड्रॉप जो है ये सोर्स वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज से ग्रेटर नहीं हो सकता। अदरवाइज ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर या एनर्जी की वायलेशन होना शुरू हो जाएगी। ये ड्रॉप जो है वो सोर्स से ग्रेटर नहीं हो सकता। ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो है ये डिफाइन हो रहा है कि VL और VC मे बी मच ग्रेटर देन द सोर्स वोल्टेज। तो लेकिन यहाँ पे आपका टॉपिक एंड होता है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में आपने देखा कि सबसे पहले हमने डेफिनेशन को कवर किया कि तीनों RLC सीरीज में कनेक्ट हुए होते हैं सप्लाई वोल्टेज के। फिर हम एक्सप्लेनेशन पे आए। एक्सप्लेनेशन में आपने सबसे पहले सर्किट को एक्सप्लेन किया जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी की गई है, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस आती हैं। और सेकंड स्टेप में एक्सप्लेनेशन में हमने एट लो फ्रीक्वेंसी को डील किया, फिर थर्ड स्टेप पे एट हाई फ्रीक्वेंसी को, और देन फोर्थ स्टेप पे हमने एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और लास्ट पर हमने प्रॉपर्टीज इस सर्किट की डिफाइन की हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। मैं उम्मीद करता हूँ टॉपिक जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। और फिर भी इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।